हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? सही है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे कंडक्शन के। और आपको थियरी उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, क्योंकि आप विश्वास मानिए कि कभी भी जो थियरी का कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होता है। इसीलिए एस सी वर्मा साहब ने लिखा है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, और उस बुक को देखेंगे तो उसमें थियरी के नाम पे बहुत कम चीजें होती है, ज्यादातर न्यूमेरिकल करवाया जाता है। मतलब ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर जो आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, थियरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम लोग पिछले लेक्चर में ये एनालॉजी से खत्म किए थे कि करंट का, हीट करंट का या हीट के फ्लो का और इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या सिमिलरिटी है। इसका मतलब सब कुछ अगर जो मैं पढ़ाऊं तो यहाँ पे भी क्रिस्टफ लॉ कहीं ना कहीं वैलिड होगा, वो देखा जाएगा। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है या ज्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये खत्म किया था कि आर टी एच इज इक्वल टू होता है 1/k/L/A। ये याद रखेंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं L/K/A, ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या मैं बोला, अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन पहला लेंथ, दूसरा एरिया और ये तीनों को बोलते हैं ज्योमेट्री या शेप। ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट इट्स थर्मल कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस ही बोल रहा हूं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हीट में पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब ये थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए था। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, बच्चे सब क्या गलती करते हैं, ये लेंथ क्या है, इट इज टेकन इन डायरेक्शन इन विच करंट इज फ्लो, और एरिया क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ, वही हीट करंट लिखो चाहे हीट फ्लो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, हीट इज फ्लो। ये इन चीजों को हम लोग इकट्ठा करके, अपनी जानकारी को करके और आगे की क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन के नाम पे क्वेश्चन कर लो। ये उसमें भी करवाया जाता है। ठीक है, ये लेंथ आपका L है, ये लेंथ B है और ये लेंथ H। क्यूबॉइड है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, फाइंड रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है। पहला लेफ्ट एंड राइट फेस, टॉप एंड बॉटम फेस, और थर्ड वन
फ्रंट एंड बैक फेस, फ्रंट एंड बैक फेस। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डालो, टाइम लेके कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। तो देखो, ठीक है ना, कर लिए ना। अब मैं करूंगा जैसा कि हम लोग जानते हैं RTH इक्वल टू 1/L/KA। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट फेस, तो राइट फेस मतलब ये वाला, मतलब ये वाला ना। इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है, L। और एरिया दोनों का क्या होता है, B इंटू H। तो R इक्वल टू हो जाएगा L/K इंटू BH। ये इसका हो गया। फिर से बताऊं, what I have write, length is taken in the direction in which it is flow। करंट किधर को किधर फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है हीट, इधर को इधर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब लेंथ कौन सा लेंगे, ये वाला। एरिया कौन सा लेंगे, इस फेस का, B इंटू H। अच्छा, एक और कंफ्यूजन बच्चों में आता है, ये 2 का है को लेंगे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक ही एरिया कंसीडर करते हैं। टॉप एंड बॉटम फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस। अब तुम लोग अपने से कर लेना, ये मान लो ये फेस और ये मान लो ये फेस, और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस अब कितना हो गया, B। तो अगर जो इसका लिखूंगा R सेकेंड का अगर जो लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो गया, एरिया ये हो गया लेंथ इंटू हाइट। मतलब लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया B/K इंटू L इंटू H। ये इसका हो गया। और फ्रंट एंड बैक इनका सिमिलरली अगर जो देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, R इक्वल टू H/KLB। तो ये पूरा का पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखो, सेम करंट की तरह सोच रहे हैं कि नहीं, तो सेम करंट की तरह सोचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बात अगर जो मैं बता दूं तो क्या इस बात से तो आप मेरे सहमत होगे ही कि जो वहां पे कॉम्बिनेशन होता था इसी तरह इसमें भी कॉम्बिनेशन होता है होगा। उसमें क्या पढ़ते थे, तो यहां हम लोग अब रियल में कहीं ना कहीं ये भी पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो कॉम्बिनेशन जानते हो पूरे फिजिक्स में 2 ही टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज को देखते हैं, तो प्रूफ इसका नहीं इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के नाम पे ये देखिए कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम। मतलब थर्मल सीरीज कॉम्बिनेशन is exactly same as electrical series combination। इसका मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर जो मुझे करना होगा तो देखो इसी तरह करूंगा। ये देखो, मान लो सपोज करो ये है, ये मान लो कि ये रॉड है और एक ये रॉड है,
ये मान लो K1 है, K2 है, ये K1 है, ये मान लो L1 है, ये L2 है, और मान लो एरिया सेम है, एरिया सेम, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो करते हैं। तो इक्विवेलेंट क्या होता है बाबू? इक्विवेलेंट ये होता है, ध्यान से सुनना, जैसे रेजिस्टेंस ऐसे नहीं होता था कि मान लो ये R1 है, ये रियल में R2 है, तो इसके इक्विवेलेंट एक हम लोग R इक्विवेलेंट नाम की सर्किट करते थे जो इसकी प्रॉपर्टी को शो करता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इसमें होता है करंट इन ईच रजिस्टर इज सेम। सिमिलरली इसमें भी लिखेंगे हीट फ्लो अक्रॉस ईच कंडक्टर इज सेम। ये इसका और इसका ये भी, तो इसका मतलब यहां पे RTH कितना हो जाएगा रे बाबू? यहाँ R इक्विवेलेंट कितना होता था? R इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2, तो इसी तरह RTH इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब देखते हैं इसको थोड़ा प्रूफ करके, क्योंकि अपने को R1 R2 तो पूछ सकता है, लेकिन कंडक्टिविटी के फॉर्म में कैसे करते हैं? तो देखो, इसका अगर जो इक्विवेलेंट बनाऊंगा बाबू, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट अगर जो बनाऊंगा तो ऐसे बना लूंगा, एक बनाऊंगा ऐसे, ऐसे इक्विवेलेंट एक बना दे रहा हूं। देखो ये मैंने बनाया ऐसे, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2, और एरिया कितना होगा? A, और ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? तो देखो RTH कितना हो जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये RTH R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A। कोई दिक्कत? R इक्विवेलेंट यही होगा ना? अरे भैया R इक्वल टू L अपॉन K क्या है? लेंथ, तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? L1 प्लस L2, इसका K इक्विवेलेंट है और A है। तो देखो इसको अगर जो करूंगा तो देखो कैसे करूंगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो कहीं पे भी रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन अपने से करेंगे। ये तो जनरल केस में पढ़ा दे रहा हूं, रटने की जरूरत आपको नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा कितना? A इज इक्वल टू R1 कितना हो जाएगा? L1 K1A प्लस L2 K2A, ये कैंसल, इसका मतलब K इक्विवेलेंट आ रहा होगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 अपॉन में L1 प्लस L2। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना आपको नहीं है। ये मुझे याद था तो इसलिए कर लिए, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये किसका हो गया? R इक्विवेलेंट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? तो मैं मिटा रहा हूं। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे? ये रॉड है और मान लो ये रॉड है,
तो इसमें लेंथ तो दोनों का सेम होगा, एरिया मान लो A1 A2 और इसका मान लो कि ये मान लिया K1 और ये मान लिया K2, कोई दिक्कत? अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर जो इसको ऐसे करोगे तो पोटेंशियल ये हाइयर का होगा, ये भी लोअर का होगा। पोटेंशियल या मैं ये कहूंगा टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम इन ईच कंडक्टर। कोई दिक्कत रे बाबू? कोई दिक्कत नहीं। तो इसके में अगर जो हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल बराबर होगा, तो इसका इक्विवेलेंट अगर जो निकालेंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, L के नाम पे सेम होगा, एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L अपॉन K A1 प्लस A2। तो यहां पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा या V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, यहां से मान लो I करंट गया तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 करंट। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन ये भी लिख सकता हूं, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच ब्रांच। देखो मुझे भी कुछ नहीं याद है, तुम्हें भी कुछ याद नहीं होना चाहिए। ये सब मैं कैसे सोच के लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट का सोच के आप भी वैसे लिखेंगे और कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। मान लो ये I हो गया तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा हीट करंट, तो ये कितना हो जाएगा H नहीं डेल्टा T अपॉन में R इक्विवेलेंट, या हाँ डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट, और इसका हो जाएगा कितना डेल्टा T अपॉन R1 प्लस डेल्टा T अपॉन R2, इससे ये कैंसल, इसका मतलब 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। सेम इन पैरेलल, सेम एज इन करंट। तो रियल में ये नहीं पूछता है, अपने को रियल में कंडक्टिविटी पूछता है, तो कंडक्टिविटी पे फोकस करना है। तो कंडक्टिविटी पे फोकस करूंगा तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L अपॉन K, या K इक्विवेलेंट मान लो, K इक्विवेलेंट तो हो जाएगा L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, मतलब 1 अपॉन L अपॉन K1 A1 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2 A2, यानी अगर जो इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है 1 अपॉन K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 A1 अपॉन में L, कोई दिक्कत, प्लस K2 A2 अपॉन में L, L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 A2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ू तो इसका मतलब ये इसका ये इधर कर दो, अब इसका देखो ये R1 का लिखा, ये R2 का लिखा, तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो L अपॉन K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में L। कुछ गलती हो रहा है क्या? वीडियो का लेंथ देखो, हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये मिस्टेक यहां था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन L अपॉन K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2, ठीक है ना। तो इसका अगर जो इसको अब करेंगे तो ये कितना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट A1 A2 अपॉन में L,
इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में L, L से L कैंसल, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। ये किसका हो गया, पैरेलल का। रटना नहीं है, रटना नहीं है, रट लोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग बस कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, या R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ एरिया अगर जो सेम हो जाएगा तो K1 अपॉन K2 अपॉन 2 हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा तो वो आ जाएगा। वो सब ज्यादा झंझट नहीं है, रटने ज्यादा केस नहीं लिखवा रहा हूं। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट में अगर जो देखूंगा तो शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, क्या, पहला क्या देखे शॉर्ट में, सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा, सीरीज में देखा कि के इक्विवेलेंट आता था L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। के इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आता था, पैरेलल में आता था K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2। ये बात, इसमें क्या होता था, हीट करंट सेम, और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल या टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ये अपन लोग सीख लिए, ये अपन लोग सीख लिए। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका यहां 6K है और ये है 4K। फाइंड के इक्विवेलेंट। सॉल्व करिए, सॉल्व करो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और सॉल्व किया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या मैं कंसेप्ट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंसेप्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, लिख दूंगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट, सॉरी L कितना है, L तो L ही होगा, के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 मतलब A और A, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 मतलब कितना, L1 अपॉन K कितना है, इसका मैंने मान लिया 6K L ही है, 6K इंटू A प्लस 1 अपॉन L अपॉन 4K इंटू A। ठीक है, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2K इक्विवेलेंट A अपॉन L इज इक्वल टू 6KA प्लस 4KA अपॉन में L से L कैंसल, A से A कैंसल, तो इसका मतलब 6 4 10, K इक्विवेलेंट आ गया 5K। K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5K। तो क्या मैंने रटा, नहीं, कुछ कितने लोग रट लिए होंगे, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके फिर देखते हैं कि कैसे क्या होता है।
क्वेश्चन ये मान लीजिए टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस पे और इससे एक रॉड है ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखा है लार्ज अमाउंट और ये सपोज कर लो ये स्टीम है ना और ये लेंथ है 10 मीटर इंसुलेटेड है अच्छा ये 10 मीटर है के की वैल्यू है 20 वॉट पर मीटर पर केल्विन फाइंड पहला है हीट फ्लो पर सेकेंड मतलब रियल में क्या हीट करंट पूछ रहा है। फिर दूसरा है फाइंड हीट फ्लो इन 1 आवर। थर्ड वन फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट फाइंड अमाउंट ऑफ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आइस मेल्ट इन 1 आवर। और फोर्थ ऑप्शन है फाइंड द टेम्परेचर एट पॉइंट पी। ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है और यहां पे ये डिस्टेंस कितना है बाबू 4 मीटर। फोर्थ ऑप्शन है फाइंड टेम्परेचर एट पॉइंट पी विच इज 4 मीटर फ्रॉम A. Draw the temperature versus X graph. Draw temperature versus X graph. और इसमें दिया नहीं है ये स्टेडी स्टेट का कंडीशन है। वीडियो को पॉज करो सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके कर डाल ओके। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और टाइम लेके कर डाला। अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है। यहां मैं लिख दूं टीपी पूछा है और फिफ्थ पूछा है ग्राफ ना। हीट फ्लो पर सेकेंड तो वो तो ऑब्वियस ही बात है हीट फ्लो पर सेकेंड क्या हो जाएगा के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। कोई दिक्कत। के की वैल्यू कितनी दी है 20। ए की वैल्यू कितनी दी है एरिया नहीं दिया है क्या सॉरी एरिया दिया है और एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी इट्स माय मिस्टेक। ये एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दें ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर है और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 - 0 अपॉन एल। एल कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 एक 0 से एक 0 कैंसल तो यह जाएगा 4 इंटू 10 के पावर 2 तो हो जाएगा 10 के पावर 2 वॉट या जूल पर सेकेंड 4 इंटू 10 के पावर 2 वॉट या जूल पर सेकेंड। ये यूनिट याद रखेंगे ये पहला क्वेश्चन हीट फ्लो इन 1 आवर तो 1 सेकेंड में इतना तो 1 घंटे में कितना ये पहला दूसरा हीट
फ्लो इन 1 आवर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 60, यानी ये हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर इंटू 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 100, इससे ये कैंसल, इसका आ जाएगा कितना 30 24 144 जूल पर आर, जूल पर आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए भैया। अब इतना नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेशन तो है। फिर देखो, अमाउंट ऑफ हीट आइस मेल्ट इन आर, मतलब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये आइस मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसको कठिन बनाना रहता तो इसको 15 डिग्री सेल्सियस कर देता है, खैर वो नहीं किया। अगर जो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और हीट मेल्ट कर रहा है, तो ये हीट कहां से पा रहा है, इसी से तो पा रहा है। इसका मतलब जितना ये हीट ट्रांसफर हुआ होगा उतना ये हीट लेके क्या किया होगा, फेज चेंज किया होगा। क्या, थर्ड का, एज ice is taken heat from A to change its phase, इसका मतलब हीट, वही हीट गिवन इक्वल टू हीट रिक्वायर टू चेंज फेज। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब हीट गिवन कितना है 144, और फेज का क्या होता है m इंटू एल, और ये होता है आइस। ठीक है, तो मास निकल जाएगा, मास हो जाएगा 144। आइस कितना होता है, शायद आइस का होता है 80, कितना होता है 80, तो और लेकिन 80 कैलोरी होता है। फिर से 80 कितना होता है कैलोरी, तो उसको जूल में चेंज करना होगा, तो आइस का मुझे लगता है 336 होता है शायद। 8 दूना के 16 और 8 चौके 32 दिन, हाँ कितना होता है 336 जूल पर केजी पर सेकेंड या डिग्री सेल्सियस। और इसका जो होता होगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो जितना आएगा 144/36, मतलब नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो अपने में देख लेना ना, केजी। नियर अबाउट कितना आएगा 3 चौके 12, ये देखो 144 तो जाएगा नहीं, तो नियरली 0.4 समथिंग, ये हो गया अमाउंट ऑफ आइस। अच्छा, कोई दिक्कत? अरे भैया कुछ भी नहीं, जितना ये हीट यहां से आया उतना वो आइस में चेंज किया, मतलब फेज को चेंज करने में हुआ। और फेज चेंज करने के लिए मैंने बताया था Q = ml होता है, वेयर L इज द लेटेंट हीट। अब अगर जो वो लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस में बन रहा है तो वेपोराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में बन रहा है तो आपका वो होता है। ठीक है ना, तो ज्यादा वो सब कहानी। अब हम लोग यहां आते हैं, टेम्परेचर एट P। टेम्परेचर एट P, तो देखो अगर जो मैं मानू, ध्यान से सुनना, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, शॉर्टकट मेथड बताता हूं। देखना देखना, फिर मैं दूसरा भी बताऊंगा। देखो, एज वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि जब 10 मीटर का लेंथ है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या मतलब, व्हेन लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब लेंथ अगर जो 10 मीटर है तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस।
तो 1 मीटर का अगर जो लेंथ होगा तो ये कितने का चेंजमेंट हो जाएगा? 100/10, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने का चेंज होगा तो कितना होगा, यही हम करेंगे ना। तो इतने का चेंज अगर जो 4 मीटर होगा तो कितने का होगा? तो 10 इंटू 4 मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? क्या जब 10 मीटर है तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मीटर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस। अब 4 मीटर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इट मीन्स TA माइनस TP इज इक्वल टू 40, और TA दिया है कितना? 100। तो ये हो जाएगा, ऊपर लिख दू, ऊपर लिखूं TA माइनस TP इक्वल टू 100, तो हो जाएगा, सॉरी 40, तो हो जाएगा 100 माइनस TP इक्वल टू 40, इसका मतलब TP इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है? देखा ना? फिर से अगर जो मैं सपोज करूं यहां मान लू, यहां ये Q, और Q मान लो कि यहां से है कितना? 8 मीटर ना। तो अगर जो सिमिलरली सोचो, मैं क्वेश्चन अगर जो इसी में क्वेश्चन और दे दूं, क्या क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन है टेम्परेचर एट Q कितना? 6 मीटर फ्रॉम 8 मीटर फ्रॉम A, तो कितना हो जाएगा? देखना, फिर से वही कहानी करूंगा। जब 10 मीटर है तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मीटर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो 8 मीटर होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा 8 इंटू 10 मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब TA माइनस TQ इक्वल टू 80, ये 100 माइनस TQ इक्वल टू 80, इसका मतलब TQ इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। पता नहीं? समझिए, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और एक रेडीमेड मेथड जो हम लोग रियल में जो अभी अपन लोग पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका हम लोग देखते हैं। देखो, एक बात बताओ, जब ये स्टेडी स्टेट है तो हर एक क्रॉस सेक्शन से हीट का फ्लो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? एज देयर इज ए सेकेंड मेथड ना, एज देयर इज स्टेडी स्टेट, हेंस हीट फ्लो each cross sectional area is same। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? भैया स्टेडी स्टेट है, मैंने ही बताया कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया हीट के ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, तो नहीं करता है तो इसका मतलब सेम, मतलब जो यहां से हीट फ्लो किया होगा वो यहां से हर जगह से, इसका मतलब यहां से यहां तक का हीट फ्लो और यहां से यहां तक का सेम होगा। इसका मतलब हीट फ्लो H1 मैंने मान लिया, हीट फ्लो इज इक्वल टू H2, यानी 100 माइनस TP अपॉन ये क्या H इक्वल टू क्या हो जाएगा? KA डेल्टा T अपॉन L ना। तो ये हो जाएगा, K तो सबके लिए सेम होगा, तो K कितना हो जाएगा? 20 इंटू एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 माइनस T, या ऐसे लिख लो ना, देखना इधर देखिए, इधर KA 100 माइनस TP अपॉन में L कितना है? 4 मीटर इज इक्वल टू, पूरा ले लो या कोई भी ले लो, क्या? KA 100 माइनस 0 अपॉन कितना? 10 मीटर। सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये हो जाएगा कितना बाबू? इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 माइनस 5 TP इज इक्वल टू 200। तो
5 TP इधर, तो ये हो जाएगा 5 TP इज इक्वल टू 300, देन TP इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? ये आसान है, ये यही यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ये कब यूज कर सकते हैं? जब लेंथ के बारे में आइडिया हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि लेंथ के बारे में आइडिया नहीं होगा। जब लेंथ के बारे में आइडिया नहीं होगा तब कैसे करेंगे उसको देखेंगे। अभी ये देख लीजिए। इसी तरह अगर जो उसका Q का निकालना रहे तो Q का भी निकल जाएगा। Q की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 10 ही रहेगा, तो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस जो भी आ रहा होगा। तो ये कहानी है इसका। अब टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तो आपको अभी ने बनाया, क्या बनाया? ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो बनाता हूं। ग्राफ में कुछ नहीं करूंगा मैं भैया, ग्राफ में बस क्या करूंगा वही लिख दूंगा, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में L। कोई दिक्कत? और H की वैल्यू मैं जानता हूं, H की वैल्यू नहीं, H जनरल टाइम X पे किया हो ना, तो ये हो जाएगा H अपॉन K, कितना K दिया है 20 इंटू ए कितना है 2 इंटू 10 के पावर -4 अपॉन L कितना है 10 इंटू डेल्टा टी। और H की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, 4 इंटू 10 के पावर -2 आया था क्या? शायद 4 इंटू 10 के पावर -2 आया था, या छोड़ो ना, मैं बता रहा हूं क्या होगा। देखो बताता हूं ना, एक जनरल बना ही के बताता हूं। जैसे ये देखो, ये मैंने मान लिया, ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया, और ये मान लो ये किया, और यहां से ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, कितना x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। कोई दिक्कत? और टोटल लेंथ कितना है L। तो मैं लिखूंगा, यही लिख लूंगा, ये हीट वाला कंसेप्ट यूज करूंगा, H1 इज इक्वल टू H2। मतलब यहां का अगर जो टेम्परेचर मैंने मान लिया क्या T एट x ना, तो ये हो जाएगा, या T मान लिया, कितना मान लिया T, तो हो जाएगा 100 माइनस T अपॉन में K A अपॉन में कितना x इज इक्वल टू, इसका कर दो या पूरा कर दो, तो हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन K A अपॉन L। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? के ए से के ए कैंसल, ये हो जाएगा 100 माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन एल, 100 अपॉन एल। और एल की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू कितनी है 10, एल की वैल्यू कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस टी अपॉन x इंटू 100 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसल 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10x, देन x इक्वल टू माइनस 0.1 टी प्लस 10। देख दो, सॉरी सही है क्या? हाँ सही है, कोई दिक्कत? सॉरी, इतना समझ में आया? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां t इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस 100, 10x माइनस 100। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू mx माइनस c हो जाएगा, या अगर जो तुमको और अच्छे से करना होगा तो ये मिटा रहा ना, तो ये हो जाएगा कितना t इक्वल टू 10x माइनस 100, यानी इसका अगर जो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस c। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, mx माइनस c मतलब ये, और ये ऐसे, ठीक है ना? तो ये कहानी है। कहीं गलती हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। ग्राफ थोड़ा कहीं
ठीक है, तुम लोग देख लेना, अगर जो इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो देख लूं वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। ठीक है, काफी लेंथ हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे कि सही किए हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि गलत है, एक बार और देख ले रहे हैं। जैसे इसको करना होगा तो इसको क्या करूंगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स, सॉरी 100 माइनस टी अपॉन में एक्स के ए इज इक्वल टू यहां से यहां तक t माइनस 0, या t माइनस 0 कर दो या वो कर दो, एक ही बात है, t अपॉन 0, या यही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस 0 अपॉन में के ए इंटू एल, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। के ए से के ए कैंसल, ये हो जाएगा एल इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 100 माइनस टी अपॉन एक्स इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 100 माइनस टी इक्वल टू 10x। हाँ सही है, यहीं से, अरे सॉरी यहां तक तो सही ही था, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10x प्लस 100, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। वो गलत था, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये स्लोप हो गया ना, ये हो गया 100, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू, थोड़ा सा और भी न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। वो वाला ग्राफ गलत है, ये ग्राफ बनेगा, देख लू इधर सब दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है, ये ऐसे बनेगा। वहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा था जो गलत है। फिर से मैं कैसे जान गया कि गलत ग्राफ है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि स्लोप क्या आता है, निगेटिव। स्लोप क्या आता है, निगेटिव। ये याद रखो, स्टेडी स्टेट में ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ तो लीनियर बनेगा ही, और जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। ये याद रखेंगे। देखो ये निगेटिव स्लोप है, और जो मैं ऐसे ग्राफ बनाया था, ऐसे वाले ग्राफ, इसमें ये वाला स्लोप निगेटिव तो है, लेकिन ये आ रहा था ये जो कि गलत है ना। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। आप लोग पढ़ते रहिए, और जो क्वेश्चन बुक से जो सारे क्वेश्चन है वो लगाने की कोशिश करिए। आप लोग जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।